Hello friends, I am Tanisha Gangrade and you are watching TG Agri। आज हम प्लांट पैथोलॉजी सीरीज के लेक्चर 4 में बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में और साथ ही हम डिस्कस करेंगे डिसीज ट्रायंगल और डिसीज पिरामिड के बारे में। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और साथ में इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। इसके साथ ही हम JRF और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिटन एग्जाम में और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी के बारे में कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अगर आप रिटन एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको सिस्टमैटिक वे में इसकी क्या डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमने ऑकरेंस और ज्योग्राफिकल बेसिस पर डिसीज को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे तो आज हम बात करेंगे एंडेमिक डिसीज के बारे में कि वो क्या होता है, एपिडेमिक डिसीज के बारे में, पेंडेमिक और साथ ही स्पोरेडिक डिसीज को भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसीज ट्रायंगल और डिसीज पिरामिड के बारे में, जिससे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे होस्ट फैक्टर, पैथोजन फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इन फैक्टर्स के लिए ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज होती है जिसकी वजह से डिसीज होती है ना। हम जानते हैं कि ये तीनों जब तक कोइंसाइड नहीं करते हैं तब तक डिसीज नहीं होती। कभी ऐसा होता है ना कि इन्वायरमेंटल फैक्टर सही नहीं हो, कभी पैथोजन फैक्टर सही नहीं हो और कभी क्या होता है होस्ट फैक्टर सही नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन तीनों की क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है जिसकी वजह से डिसीज आती है और वो बड़े कभी कभी क्या होता है कि वो बड़े लेवल पे भी स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी से। ठीक है, कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। अगर इसकी हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज। देखिए, हम जानते हैं कि जो डिसीज होती है वो क्या होती है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, बहुत जल्दी जो पैथोजन से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, स्प्रेड हो जाती है और वो काफ़ी बड़े लेवल पे फैल जाती है, जिसकी वजह से हमको उसको कंट्रोल करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, एपिडेमियोलॉजी में हम उसकी साइंटिफिक स्टडी करते हैं कि वो कैसे फैलती है, किस इंटेंसिटी से फैलती है, क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं और साथ ही हम डिसीज को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ऑकरेंस और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिसीज को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से 4 पार्ट है, वो है एंडेमिक डिसीज, एपिडेमिक डिसीज, पेंडेमिक डिसीज और स्पोरेडिक डिसीज। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर से आपको डायरेक्टली डेफिनेशन के बेसिस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन चारों पार्ट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एंडेमिक डिसीज के बारे में, जिसे हम एनफाइटोटिक डिसीज भी कहते हैं। देखिए, एंडेमिक डिसीज क्या होता है, ऐसी डिसीज जो कॉन्स्टेंटली एक जगह प्रेजेंट है, पर कभी कभी क्या होता है वो मॉडरेट फॉर्म में प्रेजेंट होती है और कभी क्या होता है वो सीवियर फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ऐसी डिसीज जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है पर वो उसकी जो सीवियरिटी वो चेंज है, कभी मॉडरेट है तो कभी सीवियर है, तो ऐसी डिसीज को हम एंडेमिक डिसीज कहते हैं। जैसे वाट डिसीज ऑफ पोटैटो और सिट्रस कैंकर। हम जानते हैं कि सिट्रस कैंकर प्रेजेंट तो है ना, पर क्या होता है कभी मॉडरेटली प्रेजेंट होता है पर कभी क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऐसी डिसीज को हम एंडेमिक डिसीज कहते हैं। सेकेंड है हमारे पास एपिडेमिक या फिर एपिफाइटोटिक डिसीज। देखिए, एपिडेमिक डिसीज का क्या मतलब होता है, ऐसी डिसीज जो पीरियोडिकली आती है पर जब भी आती है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म में आती है, इसकी वजह से सीवियर लॉस होता है या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन होता है। ये जो डिसीज़ है या इस टाइप की जो डिसीज है वो कब कब आती है, ओनली ओकेशनली आती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आ रही है या हमेशा ही आ रही है ना, ये जब भी आती है पर क्या होता है बहुत ही ज़्यादा सीवियर लॉस करती है। अब जैसे इसका एग्जांपल है वीट स्टेम रस्ट,
पाउडरी मिल्ड्यू या फिर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की जब भी आएगी बहुत ही ज्यादा सीवियर लॉस करेगी। ठीक है, एपिडेमिक डिसीज को हम महामारी भी कहते हैं, है ना, कि उसके लिए उसका जो कंट्रोल है उस पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर एरिया में उसका कंट्रोल थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है और वहां पे लॉस जो है वहां पे बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम आगे बात करेंगे पेंडेमिक के बारे में। तो पेंडेमिक के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसी डिसीज जो पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाए, सब कॉन्टिनेंट में फैल जाए या पूरे ओवर द ग्लोब फैल जाए, तो ऐसी डिसीज को हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक डिसीज। जैसे अभी कोरोना गया, हमने देखा कि वो एक पेंडेमिक था। क्यों पेंडेमिक था? क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो चुका था, स्प्रेड हो चुका था, इसलिए ऐसी डिसीज को हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक डिसीज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्पोरेडिक डिसीज। अब देखिए, स्पोरेडिक डिसीज ऐसी डिसीज होती है जो इरेगुलर इंटरवल्स में आती है, मतलब उनकी पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया और लोकेशंस होती है जिसमें वो इरेगुलर इंटरवल्स में आती रहती है। तो ऐसी डिसीज को हम क्या कहते हैं, स्पोरेडिक डिसीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे क्या है, फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन, ग्रेन स्मट ऑफ सोरगम और लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो ये भी हमने डिस्कस करा, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक और स्पोरेडिक। ओके, अब हम बात करेंगे डिसीज ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, अभी हमने एंडेमिक, एपिडेमिक पढ़ा कि जो डिसीज होती है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर फॉर्म में आ जाती है, सीवियर लॉस करती है। तो आप मुझे बताइए, क्या डिसीज के लिए सिर्फ पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है कि वो होस्ट में गया और डिसीज कॉज कर दी? नहीं, उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, पैथोजन भी रिस्पॉन्सिबल है, होस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है और साथ में इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जब तक ये तीनों कंडीशंस, ये तीनों फैक्टर्स एक साथ नहीं आ जाते तब तक डिसीज नहीं हो सकती, इसीलिए तो हम इसे कहते हैं डिसीज ट्रायंगल। ठीक है, मतलब डिसीज के लिए कौन कौन सी तीन मेन चीजें रिस्पॉन्सिबल है, होस्ट, पैथोजन और एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट, होस्ट और पैथोजन के ऐसे कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिसीज होती है, क्या क्या इनकी पॉसिबिलिटीज बनती है, वो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आती है डिसीज टेट्राहेड्रॉन या डिसीज पिरामिड। तो हमने इन्वायरमेंट, पैथोजन और होस्ट प्लांट के बारे में तो देख लिया कि ये तीनों डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, जो टाइम होता है, ठीक है, वो भी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसे हम डिसीज टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। और समटाइम्स ह्यूमन भी डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको फिफ्थ कंपोनेंट कंसिडर किया गया। और अगर आपसे डिसीज पिरामिड में पूछे तो इसमें 5 फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एनवायरनमेंट, पैथोजन, होस्ट प्लांट, टाइम और ह्यूमंस। ठीक है, और वहीं पे अगर आपसे डिसीज टेट्राहेड्रॉन के बारे में पूछे तो उसमें सिर्फ 4 चीजें आती है। टेट्रा मतलब 4, क्या क्या, एनवायरनमेंट, पैथोजन, होस्ट प्लांट और टाइम। ठीक है, और डिसीज ट्रायंगल के बारे में तो अभी हमने पढ़ लिया, उसमें सिर्फ 3 चीज आती है, एनवायरनमेंट, पैथोजन और होस्ट प्लांट। अब हम इन तीनों फैक्टर्स को डीप में पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करते हैं कि क्या क्या इनकी कंडीशंस होती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल पे एपिडेमिक्स होती है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको एक चार्ट के फॉर्म में ही समझ लेते हैं, फिर इन सभी जो पॉइंट्स है उसको हम आगे भी डिटेल्ड में देखेंगे। सबसे पहले आता है होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में क्या है, लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट। देखिए क्या होता है कि जो हमारा होस्ट प्लांट है उसमें ये देखा जाता है कि वो कितना रेजिस्टेंट है या फिर कितना ससेप्टिबल है। अगर जो हमारा होस्ट प्लांट ही रेजिस्टेंट हुआ तो उसमें डिसीज लगने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। अगर वो बहुत ही ज्यादा ससेप्टिबल हुआ, ठीक है, या फिर वो डिसीज के लिए ससेप्टिबल है तो डिसीज लगने के चांसेस भी क्या है, बढ़ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया हमारा। सेकेंड पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ होस्ट प्लांट। देखिए अब यहाँ पे जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी की क्या बात की हुई है, इसका मतलब होता है जैसे अगर अपन एक ही जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी के प्लांट्स लगा देते हैं, एक ही जीनोटाइप फिनोटाइप के प्लांट लगा देते हैं, तो क्या होते हैं, जो हमारे पैथोजन है क्या हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, उसमें इवोल्यूशन आ जाता है और उसकी वजह से फिर क्या हो जाती है, वो नई डिसीज कॉज करते हैं, है ना, उसकी वजह से भी एपिडेमिक आ जाती है। ये भी हम
आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ क्रॉप में क्या क्या आ जाता है कि वो एनुअल है, बाइनियल है कि पेरिनियल है, ठीक है। अगर हम सबसे ज्यादा डिसीज की बात करें तो वो कौन सी क्रॉप में लगती है, एनुअल क्रॉप में लगती है, पेरिनियल में एज कंपेयर टू एनुअल कम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट है डिसीज प्रोनेस इन द होस्ट ड्यू टू इन्वायरमेंट। देखिए कभी कभार क्या होता है, इन्वायरमेंट ही ऐसी कंडीशन बना देता है जिसकी वजह से डिसीज लगना तय है। जैसे वाटर लॉक्ड कंडीशन जहां जहां भी बन जाती है वहां पे क्या होता है, डिसीज ज्यादातर लग जाती है, क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब उसके लिए क्या हो जाता है, एकदम सही रहता है, तो डिसीज के वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ सूटेबल अल्टरनेट और कोलैटरल होस्ट। देखिए इसका क्या मतलब होता है कि हम जानते हैं कि जब तक हमारे पास मेन क्रॉप है, मेन होस्ट है, तब तक तो डिसीज कहाँ पे लगेगी, उस होस्ट पे लगेगी। पर जैसे ही हमने उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया, काट दिया, छटाई कर दी, जो भी कर दिया, तो वो क्या होता है, वो जो पैथोजन है वो क्या चले जाता है, दूसरी क्रॉप पे या दूसरे उसके होस्ट पे चले जाता है, कि जब तक मेरा मेन होस्ट नहीं आएगा तब तक तो मैं यहीं सरवाइव करूंगा, और जैसे ही वो आ गया वो क्या है, फिर से वहां पे या उसके मेन क्रॉप पे लग जाता है। तो हम इस पॉइंट को भी आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और क्या क्या इसके एग्जांपल्स है वो भी देखेंगे। लास्ट है होस्ट न्यूट्रिशन। होस्ट न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। हम देखते हैं कि कभी कभार कोई डिसीज पोटेशियम की डेफिशिएंसी में नहीं लगती, पर कभी कभी पोटेशियम के एक्सेस में कोई लग जाता है, कोई डिसीज नाइट्रोजन में लग जाती है। तो होस्ट का न्यूट्रिशन कि वो कैसा खाना खा रहा है, जैसे हमारे अंदर भी हम कैसा खाना खा रहे हैं, हमारे अंदर पूरे मिनरल न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, वैसे ही प्लांट में भी इसको कंसीडर किया जाता है। ये तो बात रही हमने होस्ट फैक्टर की कि होस्ट फैक्टर के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करेंगे पैथोजन की, कि पैथोजन कितना अग्रेसिव है डिसीज कॉज करने के लिए। जितना ज्यादा पैथोजन अग्रेसिव होगा उतनी ज्यादा डिसीज कॉज होगी, ठीक है। उसके बाद हाई बर्थ रेट, ठीक है, मतलब कि पैथोजन की रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी कैसी है। अगर उसमें वो मोनोसाइक्लिक होगा, ठीक है, या वो एक बार एक सीजन में एक ही साइकिल कंप्लीट करेगा, तो ज्यादा बड़े लेवल पे डिसीज कॉज नहीं होगी, क्योंकि हम उसको इजीली होगा ना कंट्रोल करना। पर वहीं पे अगर वो उसकी बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई होगी तो उसको डिसीज को कंट्रोल करना भी उधर क्या हो जाता है, हमारे पास डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद लो डेथ रेट, ऑब्वियसली हाई बर्थ रेट होना चाहिए और लो डेथ रेट होना चाहिए। नेक्स्ट है इजी एंड रैपिड डिस्पर्जल ऑफ द पैथोजन। देखिए हमने लेक्चर 3 में भी बात करी थी मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक डिसीज के बारे में, कि जितनी ज्यादा इजीली वो फैलेगा, है ना। कोरोना में क्या हुआ था, वो जितनी ज्यादा फैल रहा था उतना ज्यादा क्या हो रहा था, डिसीज हो रही थी। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, डिसीज के लगने के लिए, कि जितना ज्यादा वो डिस्पर्स होगा उतनी ज्यादा डिसीज लगेगी। सेकेंड इज लास्ट वन इज एडेप्टेबिलिटी ऑफ द पैथोजन, कि पैथोजन अगर नए एनवायरनमेंट में जा रहा है तो वहां पे वो कितना अडेप्टेबल है, उस एनवायरनमेंट को वो कितना अडेप्टेशन कर रहा है। तो ये भी एक डिसीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब वहीं पे बात करते हैं हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में, टेम्परेचर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कितने ड्यूरेशन के लिए, या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है। जैसे हम जानते हैं कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है या गर्मी के सीजन में डिसीज कम लगती है। क्यों? क्योंकि पैथोजन भी उस समय क्या हो जाता है, मर जाता है। पर वहीं पे हम देखते हैं कि बारिश के सीजन में डिसीज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस इतनी फेवरेबल होती है पैथोजन के लिए कि वो इजीली क्या करता है, डिसीज कॉज कर लेता है। तो आई होप आपको ये एक ब्रीफ में हमने इसके पॉइंट को देखा है, समझा है, आपको समझ आ भी गया होगा। अब हम इन सभी पॉइंट को डिटेल्ड में स्टडी करते हैं। सबसे पहले होस्ट फैक्टर में हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है लेवल ऑफ जेनेटिक रेजिस्टेंस और ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी हमने डिस्कस करा था कि प्लांट कितना रेजिस्टेंस है, कितना ससेप्टिबल है ना। जितना ज्यादा वो रेजिस्टेंस होगा उतने ही डिसीज लगने के चांस कैसे होते हैं, कम होते हैं। जितना ज्यादा ससेप्टिबल होता है उतने ज्यादा डिसीज लगने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा
डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी ऑफ होस्ट प्लांट। देखिए जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है कि अगर अपन एक ही जीनोटाइप वाली वैरायटी लगाते हैं, बहुत बड़े एरिया में एक ही जीनोटाइप की वैरायटी लगाते हैं, तो क्या होता है कि पैथोजन पहले तो अटैक नहीं करेगा, ठीक है, पर फिर क्या होता है वो अपनी रेस को क्या करता है, इवॉल्व कर लेता है, उसमें इवोल्यूशन आ जाता है और फिर क्या करता है वो पूरे उसमें अटैक करेगा। तो जितने बड़े एरिया में आपने एक ही टाइप की वैरायटी लगाई है उतने बड़े एरिया में वो फैल जाएगा और उतने ही बड़े एरिया में डिसीज कॉज होगी, जिसकी वजह से कभी कभार क्या एपिडेमिक भी आ जाती है। हम किसान क्या करते हैं कि नहीं यार ये वैरायटी आई है, नई वैरायटी आई है, ये इसमें डिसीज नहीं लगती है, तो सब किसान एक साथ एक ही जैसी वैरायटी लगाने लगते हैं। तो थोड़े टाइम तक तो क्या होता है कि हाँ पैथोजन ने जब तक अपनी रेस को इवोल्यूशन नहीं किया तब तक तो कोई डिसीज नहीं आएगी, पर जैसे ही अगर पैथोजन ने अपने आप चेंजेस कर लिए, क्या होने लगता है पूरे जितनी पूरी वैरायटी है या जितने किसानों ने वही क्रॉप वैरायटी लगाई है पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाता है, पूरे में क्या हो जाता है डिसीज लग जाती है। तो इसलिए कहते हैं डिग्री ऑफ जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका एग्जांपल है विक्टोरिया ब्लाइट एपिडेमिक और सदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट एपिडेमिक भी ऐसे ही आई थी, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने भी किया था एक ही जैसी वैरायटी, जैसे 90% एरिया में टेक्सास मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म लगाया था, तो क्या हुआ उन्होंने इवॉल्व कर लिया और फिर क्या हुई 90% एरिया में क्या हुआ डिसीज लग गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉप की, हमारी क्रॉप की टाइप क्या है। तो दो टाइप की क्रॉप होती है, एक एनुअल क्रॉप होती है और दूसरा पेरिनियल क्रॉप होती है। तो देखिए एनुअल क्रॉप में डिसीज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, वहीं पे पेरिनियल क्रॉप में डिसीज लगने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिसीज प्रोनेस इन द होस्ट ड्यू टू एनवायरनमेंट। देखिए क्या होता है एनवायरमेंटल कंडीशंस कभी कभार ऐसी आ जाती है कि पैथोजन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और वो डिसीज मतलब होस्ट में इजीली अटैक कर पाता है। तो जो ससेप्टिबल वैरायटी हो जाती है वो और ज्यादा ससेप्टिबल, हाईली ससेप्टिबल हो जाती है। जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती है वो धीरे से क्या हो जाती है, लेस ससेप्टिबल हो जाती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट हमारा समझ में आ गया होगा। जैसे इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं, जो रेड रोट रेजिस्टेंट कल्टीवार ऑफ शुगर केन है, ठीक है, वो वाटर लॉक्ड कंडीशन में क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा ससेप्टिबल हो जाती है। ऐसे तो उसमें डिसीज नहीं लगेगी, पर अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन आई, एनवायरमेंटल कंडीशन वैसी बनी, तो डिसीज क्या है, लग जाएगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट प्रेजेंस ऑफ सूटेबल अल्टरनेट और कोलेट्रल होस्ट। ये अभी हमने बात करी थी कि अल्टरनेट और कोलेट्रल होस्ट अगर पैथोजन को मिल जाता है तो वो अपनी मेन क्रॉप को छोड़ के क्या करता है, अपने अभी होस्ट अल्टरनेट और कोलेट्रल होस्ट पे अपना टाइम स्पेंड करेगा, और जैसे ही उनकी मेन क्रॉप आई, जैसे ही उसका मेन होस्ट आया, वो वहां पे क्या चले जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। मतलब उसने तो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करी ना, ठीक है। तो अब हम थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। वीड होस्ट और कौन कौन सी डिसीज, जैसे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज है ना, तो उसका होस्ट क्या है, सोरगम हेल्पेंसिस, सोरगम बाइकलर और सेकेरम स्पॉन्टेनियम। अगर उसको मेज नहीं मिला तब तक वो इस पे भी सरवाइव करेगा, और जैसे ही मेज आया है ना, जैसे ही हमारी टाइम आया, जैसे ही हमने खेती करी, जैसे ही वो लगा, वो वापस से चले जाएगा। उसके बाद स्मर्ट ऑफ शुगर केन, वो कब कहाँ सरवाइव करेगा, उसका वीड होस्ट क्या है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम। ब्राउन स्ट्रिप डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज का वीड होस्ट क्या है, डिजिटेरिया सेंगुलेंसिस। राइस ब्लास्ट का होस्ट क्या है, लर्सिया हेक्सेंड्रा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको ये वाला तो ये स्मर्ट ऑफ शुगर केन विच इज कॉज्ड बाय अस्टिलेगोसिटामिनिया और इसका वीड होस्ट है सेकेरम स्पॉन्टेनियम। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा ये सोरगम हेल्पेंसिस, सोरगम बाइकलर, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है। तो इसका जो मेन डिसीज है शुगर केन की, वो भी इसका होस्ट बन सकता है, या डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज का भी होस्ट ये सोरगम रहता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें तो आपको लर्न बाय द हार्ट, आपको सारी चीज लर्न होना चाहिए। उसके बाद मैंने होस्ट न्यूट्रिशन की बात करी थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर अपन सिलिकॉन का एप्लीकेशन करते हैं तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस और ब्लास्ट ऑफ राइस कैसे हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ब्लास्ट ऑफ राइस कब लगती है, मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट कम या ज़्यादा होता है, तो जब पोटेशियम का अमाउंट बहुत हाई हो जाता है तब ब्लास्ट ऑफ राइस या पायरिकुलरा ओराइजी जो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या होता है, उसके अटैक करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, मतलब कि डिसीज लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमने होस्ट के सभी फैक्टर्स की बात करी। अब हम बात करेंगे पैथोजन के फैक्टर्स की। तो पैथोजन में फैक्टर्स में सबसे पहले आता है प्रेजेंस ऑफ अग्रेसिवनेस, कि जो हमारा पैथोजन है वो कितना अग्रेसिव है ना। सेकेंड है हाई बर्थ रेट, कि वो कितना ज्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, जितना ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा उतना ज्यादा वो फैलेगा, उतनी ज्यादा डिसीज कॉज होगी, मतलब उतने बड़े लेवल पे डिसीज कॉज होगी। सेकेंड है लो डेथ रेट, ऑब्वियसली अगर हाई बर्थ रेट हुई तो कैसी होना चाहिए, लो डेथ रेट, जल्दी अगर वो मर जाएगा तो डिसीज कैसे कॉज करेगा, है ना, फैलेगा कैसे वो, इसलिए हाई बर्थ रेट होना चाहिए, जस्ट अपोजिट लो डेथ रेट। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है इजी एंड रैपिड डिस्पर्सल ऑफ द पैथोजन, मतलब उसके लिए कोई ऐसा कोई मेन चीज नहीं होना चाहिए कि नहीं ये तो इसी से फैलेगा, इसीलिए अगर वो एयर से फैला, वाटर से फैला, तो जितनी ज्यादा डिस्पर्सल करेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, डिसीज लगेगी, उतनी जल्दी एपिडेमिक एंडेमिक आएगी। ठीक है, उसके बाद अडेप्टेबिलिटी ऑफ द पैथोजन, की पैथोजन उस एनवायरनमेंट को कितना अडेप्ट कर रहा है, उस एडवर्स कंडीशन को कितना ज्यादा अडेप्ट कर रहा है। अब जैसे फंगस क्या करती है, उसके अनफेवरेबल कंडीशंस में कुछ स्पोर्स बना लेती है। ठीक है, जैसे क्लेमाइडोस्पोर्स वगैरह। बैक्टीरिया भी क्या करता है, स्पोर्स बना लेता है हेटेरोसिस्ट इस कंडीशन में। ठीक है, तो वो क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने ऊपर एक परत जमा लेता है। ठीक है, एक लेयर जमा लेता है कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई हम अटैक कर देंगे। ठीक है, तो ये बात करी हमने पैथोजन के फैक्टर्स की, कि पैथोजन की ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि अगर ये कंडीशंस रही तो डिसीज लगना तय है। तो ये तो अभी हमने दो चीज की बात कर ली, एक होस्ट की और दूसरा पैथोजन की। अब तीसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए, जब तक ये तीनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करते ना तब तक डिसीज नहीं लगेगी, है ना। कभी क्या होगा, पैथोजन अच्छा होगा, होस्ट सही नहीं रहेगा तो भी डिसीज नहीं लगेगी, या एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं रहेगी तो भी डिसीज नहीं लगेगी। ये तीनों का एक साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक डिसीज कॉज करने के लिए जब तक पैथोजन, होस्ट, इन्वायरमेंट ये तीनों साथ में नहीं आएंगे तब तक डिसीज लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो अभी हमने पैथोजन और होस्ट के बारे में बात कर ली, अभी हमारा क्या बच गया, एनवायरमेंट। तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हम जानते हैं क्या क्या आता है, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ड्यूरेशन और लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये किसी भी एपिडेमिक में को कॉज करने के लिए है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस नहीं आएगी तब तक स्पोरुलेशन, डाइसेमिनेशन, जर्मिनेशन ये सब नहीं होगा। अगर पैथोजन को अपनी लाइफ साइकिल होस्ट में अच्छे से कंप्लीट करना है तो उसके लिए सही इन्वायरमेंटल कंडीशंस होना चाहिए। ओके, तो ये तो अभी हमने क्या देख ली, अभी हमने बात कर ली एपिडेमिक के बारे में, कैसी आएगी, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। अब बात हम करेंगे डिक्लाइन ऑफ द एपिडेमिक, कि ये एपिडेमिक कैसे कम होगी। अभी तक तो हमने सिर्फ ऊपर जाने की बात करी है, ग्राफ जो होता है कि हाँ ये फैक्टर्स आई तो हमारी एपिडेमिक होगी, पर बात अब हम करेंगे कि कैसे कम होगी। ऐसा थोड़ी कि एक डिसीज आई है तो वो थ्रू आउट द टाइम वो एकदम सीवियर में होगी, नहीं। हम जानते हैं अभी कोरोना आया था, एक समय था जब वो अपने पीक पे था, है ना, पर फिर क्या हुआ, वो धीरे धीरे कम हुआ। तो अब हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ द एपिडेमिक की, कि एपिडेमिक कैसे डिक्लाइन होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सैचुरेशन ऑफ द पैथोजन इन द होस्ट प्लांट। देखिए क्या है, सपोज कि जितने होस्ट प्लांट है ना, हमारे पास सपोज हमने बोल लिया कि 100 होस्ट प्लांट है, ठीक है, सब में डिसीज लग गई,
सब में डिसीज लग गई। अब क्या हुआ, अब डिसीज आगे बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट थे सब में तो लग गई। अब हमारे पास आगे कोई चांसेस नहीं है, तो आगे ये फैलेगी क्या? नहीं फैलेगी। मतलब आगे और इसके बढ़ने के चांसेस है क्या? नहीं है, वो वहां पे क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है डिक्लाइन ऑफ प्रोनेस इन द होस्ट। देखिए क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि जो डिसीज है वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ही होस्ट को अटैक कर पाती है। ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में अटैक कर पाएगी। अगर वो कंडीशन चले गई तो वो क्या करती है? उसको अटैक नहीं कर पाएगी, डिसीज कॉज नहीं कर पाएगी, और क्या है? एपिडेमिक धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिडक्शन इन अग्रेसिवनेस ऑफ द पैथोजन। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे अभी हमारे पास 100 प्लांट है, तो अभी हमारे पास जो हमारा पैथोजन है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, और उसने ये पूरे 100 प्लांट्स पे क्या कर दिया? उसने डिसीज कॉज कर दी। ठीक है, पर अब क्या हुआ? इसके पास प्लांट्स ही नहीं बचे, या जो प्लांट है वो कैसे है? रेजिस्टेंट कल्टीवर है, तो उसमें तो डिसीज लगेगी नहीं। तो वो क्या करता है? धीरे धीरे उसके अग्रेसिवनेस कैसी होती है? कम होते जाती है। अब ऑब्वियसली बात है, अग्रेसिवनेस कम हुई तो वो डिसीज कॉज करने की एबिलिटी कम होगी, और एपिडेमिक के चांसेस कैसे हो जाएंगे? धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ये बात करी हमने डिक्लाइन की, कि जो हमारी एपिडेमिक है वो धीरे से डिक्लाइन कैसे होती है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक एपिडेमियोलॉजी में या डिसीज ट्रायंगल, डिसीज पिरामिड, इनमें जो भी आपके कंफ्यूजन्स रहे होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और आपको काफी अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देख सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो को अभी यहीं खत्म करते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें YouTube पर कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फ्रेंड्स, हम यहाँ डेली डिस्कशन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आप अपनी एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दें। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट tgagri.com को भी सर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के सारे मैटर, सारी पीडीएफ बहुत ही अरेंज्ड मैनर में मिलेंगे। आपको उससे ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।